गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना की देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। IEM ED नाम का एक सब्जेक्ट है। इसका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, तो इस सब्जेक्ट में केमिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट MCQs कर रहे थे। उसके इम्पॉर्टेंट MCQs को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यूजली कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? तो बेटा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जो आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद में आता है फंक्शंस, ठीक है, जिसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल, ठीक है, एंड रिजल्ट, ठीक है। तो क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कंट्रोल होते हैं और रिजल्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कौन सा होगा? 5, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज द प्रीसियस ह्यूमन रिसोर्स इन द बेसिस ऑफ द अप्रोच। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, कर्मचारी को प्रीसियस ह्यूमन का मतलब क्या होता है? एक सम्मानजनक व्यक्ति। तो एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारी को एक सम्मानजनक व्यक्ति के तौर पर देखना, सम्मानजनक व्यक्ति के तौर पर देखना या मान करके चलना किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है? किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है? बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह पर मानवों या कर्मचारियों से के बेसिस पे होने वाला जो मैनेजमेंट है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में ये बात आई होगी। देखते हैं, अगर हम प्रीशियस ह्यूमन मानते हैं, प्रीशियस ह्यूमन मतलब प्रीशियस का मतलब होता है प्रेस्टीज। प्रीशियस आया प्रेस्टीज से, और प्रेस्टीज क्या होता है? इज्जतदार, इज्जतदार व्यक्ति। अगर हम इज्जतदार व्यक्ति मान करके चलते हैं तो ऐसा HRM हमें क्या कहलाता है? सॉफ्ट HRM। अगर हम जो एम्प्लॉयज़ हैं या कर्मचारी हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, चिल्लाते हैं या इस तरीके से उनको ह्यूमन नहीं समझते, उनसे ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हार्ड HRM। जो हार्ड HRM है अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। हार्ड HRM पहले हुआ करता था, अब हार्ड HRM नहीं होता है। इसके कुछ कुछ गुण आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार मैनेजर्स के बिहेवियर में, बट सॉफ्ट HRM जो है एक ज़्यादा अच्छा तरीका है फॉर द गेटिंग यील्ड, गेटिंग ऑफ यील्ड। ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? सॉफ्ट HRM, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, सॉफ्ट HRM। नेक्स्ट देखते हैं। द बेस्ट मीडियम टू रीच अ लार्ज ऑडियंस फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूटमेंट तक पहुंचने के लिए, देखिए, सरकार को जब भी भर्ती करना होती है या छटनी करना होती है, लोगों को नौकरी पे लेना होता है, तो वो क्या करती है? फॉर्म निकालती है। फॉर्म्स आते हैं, और जब वो फॉर्म आते हैं उसके बाद में क्या होता है? हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है।
तो ये फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारी ये बात कि हमको लोगों की आवश्यकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसके पीछे क्या है, कैसे पहुंच सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके कि हमें लोगों की आवश्यकता है, हमें भर्ती करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन मेथड्स कौन से हैं। तो सबसे पहला है कैजुअल एप्लीकेशंस, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयड रेफरेंस एंड एम्प्लॉय एजेंसीज। देखो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, जिसको आप कंसल्टेंसी बोलते हैं। जब लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती तो वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं और उनके पास ऐसे लोगों के बारे में नॉलेज होती है कि जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो गई। जैसे सरकारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कौन सी है हमारी, रोजगार दफ्तर, है ना, बोलते हैं ना, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बोलते हैं, हर शहर में एक रोजगार दफ्तर होता है, तो वो क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है। तो एक तरीका तो ये है कि वो क्या करें, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से आपको रिक्रूटमेंट लें। सरकार की कुछ एजेंसीज जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से ले लेती हैं, ठीक है। बट वो ज़्यादातर लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती, हर आदमी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास नहीं पहुंच सकता, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है कैजुअल एप्लीकेशन। कैजुअल एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशन निकाल दी, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार निकालना, जैसे निकलता है ना अखबार में, वैकेंसी जब निकलती है तो अखबार में निकलता है कि फ़लानी जगह पे इतने लोगों की आवश्यकता है या फ़लानी कंपनी में इतने लोगों की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, एडवर्टाइजिंग के केस में होती है। तो एडवर्टाइजिंग विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग आपका कैसा है, राइट आंसर होगा, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिक्रूटिंग एप्लीकेंट्स टू जॉब इज। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड लोगों को सेलेक्ट करने का कौन सा होता है, ठीक है। तो रेडियो और टीवी पे एडवर्टाइज देना, नहीं, रेडियो टीवी पे एडवर्टाइज तो देंगे लेकिन वो पॉपुलर मेथड नहीं है, उससे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम रीच तक जा सकते हैं, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा चलन में नहीं रखा गया। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट वेबसाइट, ठीक है, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम एंड कमर्शियल जॉब बोर्ड्स, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट वेबसाइट्स। आप देखते हैं ना, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स जानते हैं आप लोग, बेटा कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती है naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर जॉब, ये सारी कैसी हैं, ऐसी जॉब की कंसल्टेंसीज की कंपनी है जहाँ से कंपनी वाले क्या करते हैं, लोगों को उठाते हैं, है ना, जहाँ से जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स होते हैं जिन्हें लोगों की आवश्यकता होती है, तो वो यहीं से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट वेबसाइट। नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड इन इंटरव्यूइंग टेक्निक, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू लेने की जो टेक्निक है, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू की जो टेक्निक है, वुड लाइकली अचीव ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। वो कौन से एस्पेक्ट्स को क्या करती है, अचीव करती है, तो क्या होता है, इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी अक्रॉस द कैंडिडेट्स, नहीं, रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंटरव्यूअर, नहीं, एनरिचमेंट ऑफ द रिलेशननेस, क्या है, रिलेटेडनेस, नो, मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एरियाज दैट अराइज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ये बात सही है। एक डिटेल इंटरव्यू, जैसे आपका किसी ने इंटरव्यू लिया है या मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें उसको ज़्यादा संभावना रहेंगी कि मेरे बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, मेरे बारे में जान सके, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यस, ये वाला सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, recruiting is
नेसेसरी टू रिक्रूटिंग यानी भर्ती प्रक्रिया, भर्ती निकालना, भर्ती प्रक्रिया या भर्ती निकालना। रिक्रूटिंग इज नेसेसरी टू, रिक्रूटिंग किस चीज़ के लिए है? तो क्या होगा? फॉर फोरकास्ट द सप्लाई आउटसाइड ऑफ द कैंडिडेट्स, बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स की सप्लाई के लिए। डेवलपिंग द एप्लीकेंट पूल, नो। डिटरमाइन द वेदर टू यूज द इनसाइड आउटसाइड कैंडिडेट्स, नो। डेवलप द क्वालिफिकेशन इनोवेशन, क्या है? इंटरवेंटरीज, ये भी नहीं होगा बेटा। क्या होगा? फोरकास्ट टू सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स। जो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग आउटसाइडर कैंडिडेट्स की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं, उसको फोरकास्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो 54 का पहला विल बी योर राइट आंसर। रिक्रूटिंग इज नेसेसरी टू, एक मिनट, चलिए बेटा, तो इसका आंसर ये आंसर नंबर बी होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जो रीज़न है वो इनके लगाने का जो लॉजिक है वो ये है कि फोरकास्ट टू सप्लाई द कैंडिडेट्स एक प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये? प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब है जब हम भर्ती निकालने वाले होते हैं, तो भर्ती निकालने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं? फोरकास्ट कर लेते हैं। फोरकास्ट का मतलब अंदाज़ा लगाना कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है। तो जो फोरकास्ट और सप्लाई ऑफ द आउटसाइडर कैंडिडेट्स है, इसका जो रिलेशन है वो किससे चला जाएगा? प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने इस वाले ऑप्शन को गलत माना है। और डेवलपिंग द एप्लीकेंट पूल, एप्लीकेंट पूल का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ से हमें प्रॉपर कैंडिडेट मिल जाएं। इसको मानिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कैंडिडेट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर कैंडिडेट यहाँ पे ये होगा रिक्रूटमेंट का आंसर। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए क्या, रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं? टू डेवलप द एप्लीकेंट पूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट डज नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ, कैंपस रिक्रूटमेंट में एडवांटेज नहीं होगा किस चीज़ का? हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो सकती है, बच्चे की समझदारी कितनी है ये हम ये देख कर नहीं बता सकते कि हम उसको कॉलेज से ले रहे हैं या किसी naukri.com से ले रहे हैं या किसी कंसल्टेंसी से ले रहे हैं या किसी रिकमेंडेशन से, किसी के रिकमेंडेशन से कोई बच्चा आया है उसके लिए ले रहे हैं। तो मानसिक स्तर किसी का भी अच्छा हो सकता है। और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मानसिक समझदारी। क्या होता है? क्या होता है? मानसिक समझदारी होता है। ठीक है, चलिए अगला है हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी होगी, नहीं, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हाई पोटेंशियल, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, किस बात की नहीं होगी? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर। ह्यूमन रिसोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी होंगी?
ह्यूमन रिसोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कैसी होंगी? होमोजीनियस, क्या सभी लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी लोगों की क्षमताएं एक बराबर हो सकती हैं? नहीं। हेट्रोजीनियस, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टेबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा बेटा? हेट्रोजीनियस विल बी योर राइट आंसर। हेट्रोजीनियस का मतलब द थिंग्स विच आर नॉट प्रॉपरली मैच विद ईच अदर कॉल्ड हेट्रोजीनियस, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे से मैच ना करें कैसी होंगी? हेट्रोजीनियस प्रोसेस होंगी। हेट्रोजीनियस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आता है डैश बेस्ट डिफाइंस हाउ वेल अ टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर measures a person's attributes. What is the meaning of best defines? बेस्ट डिफाइन करते हैं हाउ वेल अ टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एक टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर्स ऑफ अ पर्सनस एट्रीब्यूट्स, पर्सन के टेस्ट, उसको टेस्ट करना, ठीक है, और उनका सिलेक्शन करना, ठीक है, किसके बेस पे होगा? रिलायबिलिटी के, टेस्टिंग के, वैलिडिटी के, ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट कतई नहीं होगा, वैलिडिटी भी नहीं होगा, रिलायबिलिटी भी नहीं होगा। टेस्टिंग विल बी योर राइट आंसर। टेस्टिंग बेस्ट डिफाइंस, ठीक है, टेस्टिंग बेस्ट डिफाइंस, एक मिनट, रिलायबिलिटी नहीं होगा। टेस्टिंग बेस्ट डिफाइंस वेल टेस्ट, दो बार टेस्ट आ गया, ये भी नहीं होगा। वैलिडिटी बेस्ट डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशन कांस्टेंट भी नहीं होगा बेटा, इसका वैलिडिटी आंसर होगा, ठीक है। वैलिडिटी बेस्ट कांस्टेंट, वैलिडिटी बेस्ट डिफाइंस हाउ द टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, ओके, वैलिडिटी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। जॉब इनरिचमेंट, जब एक जगह से दूसरी जगह आदमी की जॉब को रोटेट किया जाता है फॉर द टैकलमेंट ऑफ फॉर द टैकल ऑफ मोनोटनी, वर्किंग मोनोटनी को टैकल करने के लिए, कार्य की एक रास्ता को टैकल करने के लिए आदमी का जब ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, एक जॉब से दूसरी जॉब पे किया जाता है, उसको जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं, ओके। तो 58 में क्या हो गया? जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स, जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉयज़, मनी बढ़ जाती है क्या? नहीं। इट इज़ अ प्रोग्राम थ्रू विच द मैनेजमेंट सीक्स ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द वर्क, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें सही लग रहा है कुछ। फिर अगला है माई आंसर, दैट स्टाफ इज़ मूव्ड पैराडोक्ली फ्रॉम टास्क टू टास्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। अगला है इन्वॉल्व्स गिविंग द एम्प्लॉय वर्क विद द ग्रेटर डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स एंड ऑटोनॉमी। डी वाला यहाँ पे बेटा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ये वाला कुछ मैच कर रहा है, ये भी कुछ मैच कर रहा है, लेकिन दोनों में पूरे तथ्य नहीं है। इसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स टू गिविंग एन एम्प्लॉय, उस कर्मचारी को काम देना है फॉर द ग्रेटर डिग्री, उसको हायर डिग्री के लिए, हायर डिग्री यील्ड प्राप्त करने के लिए, हायर डिग्री आउटकम प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना है? डिग्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसको क्या करते हैं? ऑटोनॉमी पेश करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिसीजन लेने की क्षमता देना, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मूविंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन अ प्रीडिटरमाइंड वे इज कॉल्ड। प्रीडिटरमाइंड वे में एक व्यक्ति को एक काम से दूसरे काम पर, दूसरे काम से तीसरे काम पर, तीसरे काम से फिर पहले काम पर, इस तरीके से भेजना क्या कहलाएगा बेटा? जॉब रोटेशन। इससे क्या होगा? एक तरीके का काम करते करते व्यक्ति बोर नहीं होगा, उसका मन लगा रहेगा, तो क्या होगा? जॉब रोटेशन।
अगला है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वे दैट ह्यूमन रिसोर्स कैन बेनिफिट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एस्पेक्ट्स। क्या है? द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज दैट ह्यूमन रिसोर्स कैन बेनिफिट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है? बेनिफिट प्राप्त करेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। देखते हैं कैसे। ऑनलाइन रिक्रूटिंग कैन एलिमिनेट द पेपर वर्क एंड स्पीड ऑफ द हायरिंग प्रोसेस। हमें कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन लर्निंग एंड स्लैश ट्रेवल कॉस्ट एंड मेक द ट्रेनिंग अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। कुछ सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। वर्क ऑनलाइन कैन रिड्यूस द रेजिस्टेंस समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये भी कुछ सही लग रहा है। ऑनलाइन रिटेनमेंट प्लानिंग कैन हेल्प एम्प्लॉयज़ मैप आउट देयर फ्यूचर वाइल रिड्यूसिंग द क्वेश्चंस एंड पेपर फॉर HR। 3-4 के चारों क्वेश्चन नियर अबाउट सही हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या है। द फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द वे दैट ह्यूमन रिसोर्स कैन बेनिफिट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब बेटा क्या है? मानव। ठीक है, तो हायरिंग प्रोसेस ये तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा हुआ नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग स्लैश एनी टाइम एनीवेयर, ये कुछ हो सकता है। वाइल ऑनलाइन रिड्यूस द रेजिस्टेंस समटाइम्स एक्सपीरियंस बाय द एम्प्लॉयज़, ये भी सही हो सकता है। ये वाला गलत हो जाएगा HR के लिए। ठीक है, अब इन दो में से एक सही होगा। तो ये देखिए, लर्निंग स्लैश ट्रैवल कॉस्ट एंड मेक द अवेलेबल। ट्रैवल कॉस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ट्रैवल कॉस्ट लगे कितनी भी लगे, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। आराम देने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली बात को करना है। तो ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना गाइडलाइंस को जो है फॉलो करते रहिए। ठीक है, और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।